हबीब फैज अहमद फैज की नज़म है, जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। वो हम देखेंगे मुहिम हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी थी CAA NRC के टाइम पर। हिंदुस्तानी नौजवान कुछ सबक लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में भी इस तरह के हालात पैदा हो जाएं। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नौजवानों को अब बहुत ज्यादा गुमराह नहीं किया जा सकता। वो बहुत ज्यादा नहीं, अब बिल्कुल गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे पड़ोसी रियासत ममलकत नेपाल में हुक्मरानी का तख्ता पलट दिया गया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया और सदर जमहूरिया ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, वहाँ के सदर के ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। गुज़श्ता चंद दिनों से, बल्कि 4 दिन ही हो रहे, 4 तारीख से ऐसा वहाँ पे शोरी शुरू हुई थी और उसके नतीजे में वहाँ की हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तकरीबन 26 प्लेटफॉर्म पर तैनात कर दिया था। कल गड़बड़ हुई और कल के साथ ही एक ही दिन के अंदर, बल्कि ये कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स में नेपाल की सियासी सूरत हाल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इस सिलसिले में मज़ीद ताज़ा सूरत हाल क्या है उस पर बात करते हैं मुबशिर खुर्रम साहब से। मुबशिर साहब, ये जो इनकलाब बोलिए उसको, ये जो इनकलाब आया बिल्कुल नौजवान नौखेज़ नस्ल की तरफ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा ये कीजिएगा। देखिए, जब 2010 के बाद जो अरब स्प्रिंग शुरू हुई जी, बहार अरब जिसे कहा जा रहा था, अरब स्प्रिंग जिसे कहा जा रहा था, एक मूवमेंट गल्फ रीजन में शुरू हुआ था। नेपाल में जो मूवमेंट शुरू हुआ है, इसे नाम ही जेन जी मूवमेंट दिया गया है, जेन जी जी, जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाली नस्ल का है। और 1997 और 2012 के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं उनकी ये तहरीक रही। वो नस्ल एक ग्रुप नहीं, उम्र का ग्रुप, एक उम्र के ग्रुप ने नेपाल में हुकूमत का तख्ता पलट दिया। बिल्कुल। जो लोग ये कह रहे थे कि नौजवान नस्ल किस काम की है, तो इस नस्ल ने बता दिया नहीं, आधा परस्त, सोशल मीडिया एडिक्ट, आप जो चाहे बोलिए, लेकिन ब्लेम किया जाता रहा था कि इस नस्ल ने साबित कर दिया है कि ये बदउनवानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और बदउनवानी करने वालों को माफ नहीं करेगी। जहां तक नेपाल में तख्ता पलटे जाने की बात है, तो अगर पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी ये सूरत हाल पैदा हुई, 2022 में बांग्लादेश में ये सूरत हाल पैदा हुई, और शेख हसीना यहाँ पे इंडिया में पनाह ली हुई है, अभी तक भी शायद पनाह ली हुई। बांग्लादेश में ये सूरत हाल पैदा हुई, अब नेपाल में ये सूरत हाल पैदा हो रही है, बल्कि हो चुकी है और जवाल हो गया, हुकूमत का जवाल हो चुका है। जमहूरी मुमालिक में इस तरह की तहरीकें अगर सक्सेस हो रही हैं तो इसका अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि नौजवान नस्ल किस राह पर गामजन है, किस ट्रैक पर चल रही है। देखिए, नेपाल में जो 48 घंटे की जद्दोजहद, नौजवान नस्ल की 48 घंटे की जद्दोजहद, जो कि अगर जोग्राफियाई एतबार से और आबादी के लिहाज से देखें तो हिंदुस्तान से बहुत छोटा मुल्क, बिल्कुल बहुत छोटा मुल्क है, बल्कि एक रियासत भी नहीं है। उस मुल्क में जब हुकूमत का तख्ता पलटा जाता है तो न सिर्फ वजीर आजम सदारती महल, बल्कि पार्लियामेंट को जला दिया, पार्लियामेंट को भी जला दिया, पार्लियामेंट में वजीर आजम के घर को और सदर के साबिक वजीर आजम की बीवी को गोली मार दी गई। साबिक चीफ जस्टिस सड़क पर एहतजाजियों के साथ शामिल हैं। तो जब बदउनवानियां उरूज पर पहुंच जाती है या फिर अनारकी अवाम को दबाने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह की तहरीक शुरू होती है। और ये तहरीकें जब नौजवान अपने हाथ, इस तहरीक की एक खास बात ये भी है कि इस तहरीक का कोई कायद नहीं है। बिल्कुल, इस तहरीक की क़ियादत किसी ने नहीं की, नौजवान नस्ल ने ये कोशिश की। अचानक उनमें ऐसे ये हुआ कि हुकूमत को अब बहुत बदउनवानी हो गई है। ये फिर सबसे अहम बात ये रही है कि नेपाल की सियासी उसमें जो थी नेपो किड्स, यानी सियासतदानों के बेटों को ऐसे नवाजा जाने लगा था, उससे पहले ही बहुत बदजन थे। नतीजे में वहाँ के जो मेयर है खटमंडू के जी, उन्होंने इसको पहल की, कई नतीजे में
कई अरकान पार्लियामेंट को इस्तीफा देना पड़ा। बहुत जल्द समझ गए कि हालात अब हम कंट्रोल में ला नहीं सकते, इनके आगे हमको सरेंडर ही होना है। तो और खासकर उन सियासतदानों को भी निशाना बनाया जा रहा था जो हुकूमत का साथ दे रहे थे। ये एक चीज तो यहाँ पे ये हुई है। दूसरी बात, आप जो नौजवान नस्ल का बता रहे थे कि ये जो चीजें आ रही है कि कहीं ना कहीं ये नस्ल महसूस करने लगी है कि पॉलिटिशियन उनका एक्सप्लॉइट कर रही है, एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन नहीं, अब तक भी एक्सप्लॉइटेशन हमेशा से होता रहा है। एक्सप्लॉइटेशन पर रिएक्शन, जी रिएक्शनरी फोर्स हमारी नौजवान नस्ल बनी हुई है। नौजवान नस्ल अगर रिएक्ट करने लगती है तो किस तरह करती है, ये अरब स्प्रिंग से अब तक के हालात अगर देखते जाएं तो आपको वाजे होगा कि हुकूमतों के तख्ते पलटने में भी इन्हें देर नहीं लगती। ये और कितना ये कुर्बानी कितनी है, सिर्फ 19 लोगों की हलाकत, 400 लोग जख्मी हो गए, 400 लोग जख्मी हैं। वक्त कितना कम है, 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे। 48 घंटे की कोशिश में एक हुकूमत को तब्दील कर देना और वहां के वजीर आजम और सदर को वहां से फरार होने पर मजबूर कर। देखिए बांग्लादेश की सूरत हाल अलग थी। बांग्लादेश में जो है वहां पे पॉलिटिकल पार्टी को भी निशाना, खास जमात इस्लामी को निशाना बनाया जा रहा और इस्लामिस्ट फोर्सेस वगैरह, ये सब बांग्लादेश के इश्यूज अलग थे। श्रीलंका और नेपाल में मुमासलत पाई जाती है। जिस तरह के इश्यूज का सामना श्रीलंका में करना पड़ा था, जो बहरान इकोनॉमिकल क्राइसिस का जो शिकार हो रहा था, वो हालात और ये हालात सिमिलर हैं। इन हालात से अगर हिंदुस्तानी नौजवान कुछ सबक लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में भी इस तरह के हालात पैदा हो जाएं। और इसके लिए पहले से जहनसाजी करने की जरूरत नहीं है, खुफिया तौर पर काम करने की अचानक रिएक्शन हो सकता है। उसकी वजह देखिए, आप किसी भी तहरीक या तंजीम को कुचलने की जब कोशिश करते हैं तो एक माहौल खुद ब खुद बनने लगता है, लोगों की जहनसाजी होने लगती है। नेपाल ने 48 घंटे पहले जो कोशिश की, 48 घंटे पहले नहीं बल्कि 4 दिन पहले जो कोशिश की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद, क्योंकि ये बावर करवाया गया कि भाई सोशल मीडिया नेटवर्किंग हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से लोगों के जहनों को नहीं बदला जा सकता और सोशल मीडिया लोगों के जहनों को नहीं बदल सकता। जब हक़ाइक़ आपके सामने होते हैं तो आप उस पर रिएक्शन करते हैं और वो रिएक्शन ये है। इसका हम ऐसा थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जब एक मखसूस पार्टी की हुकूमत आती है तो हिंदुत्व नौजवान है जो सड़कों पर आकर अपनी मनमानी करने लगे। आज उत्तर प्रदेश और बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों में हम ये देख रहे हैं कि ये नौजवान वहां की बीजेपी की हुकूमत के भी कंट्रोल के बाहर नहीं, कंट्रोल में नहीं रहे। जब आप एक नजरिए को फरोग देते हैं और एक नौजवान को छूट देते हैं कि वो किस मॉब लिंचिंग कर दे किसी एक तबके की, हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे उसे सजा नहीं दिलवाई जाएगी, अगर उसके साथ अरेस्ट भी हो जाता है तो उसे बेल मिल जाएगी। उसे जब मुजरिमाना सरगर्मियों में इन्वॉल्व होने की आदत पड़ जाए और वो रिएक्शनरी होने लग जाए तो आप किसी पर आपके ख्वाबों में नहीं रहेंगे, आपके ख्वाबों में नहीं रहेंगे। अब हिंदुस्तान, देखिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। रशिया से हिंदुस्तान ने तेल खरीदा जिसके नतीजे में अमेरिका ने हिंदुस्तान पर टैरिफ आया, 50% टैरिफ कर दिया, 25% लगाया गया, 50 बढ़ा करके 50% टैरिफ कर दिया गया। ठीक है, रशिया से तेल खरीदने का फायदा क्या अवाम को पहुंचा? नहीं। मेरा ये एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है। अवाम को जब रशिया से तेल की खरीदी का फायदा नहीं पहुंचा तो अवाम का ये हक है कि वो हुकूमत से सवाल करे। बल्कि ये बात के रशिया से कम कीमतों पर तेल की खरीदी का बात भी उस वक्त सामने आई जब अमेरिका ने ये बात कही थी कि हम वहां से तुम तेल खरीद रहे इसलिए हम तुम पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर रहे हैं, जबकि यही रूस से तो इंडिया से ज्यादा चाइना अभी भी खरीद रहा है, मगर चाइना के साथ चाइना और अमेरिका का आप तकाबुल उस लेवल पर मत कीजिए, क्योंकि चाइना जवाब जिस अंदाज में देना है अमेरिका से वही इकोनॉमिकल ये चीज को महसूस कर रही है आज का नौजवान यहाँ। अब देखिए, अमेरिका से ताल्लुकात हिंदुस्तान के खराब हो रहे थे, वजीर आजम चीन पहुंच गए, चाइना पहुंच गए और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया चीन के गुण गाने लग गया।
चाइना 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 और हिंदुस्तान दोस्त हो रहे, चाइना की सबसे बड़ी आबादी, हिंदुस्तान की बड़ी आबादी, दो एक साथ हो रहे हैं, अब ऐसे में अमेरिका को परेशान होना पड़ेगा, ये सब चल रहा था। पीछे एक लॉबिस्ट काम कर रहा था अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली के लिए। अचानक सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज दिया और मोदी साहब फिर इधर उसको रिएक्ट कर दिए, रिएक्ट कर दे के फिर हिंदी अमेरिकी भाई भाई, चाइना कहाँ गया, आपकी पॉलिसी क्या हो रही है। तो ये पॉलिसीज अब समझ में आने लगी है, नौजवान सोशल मीडिया के जरिए इन पॉलिसीज को देख रहा है, ये चीज और रिएक्ट कर रहा है उस पर। इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, पहलगाम जब हुआ था जी, उस वक्त ये सब यही समझ रहे थे कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नौजवान ऐसो जहां बोले वहां ऐसो मुजाहरे करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को भी वो समझ में आ रही थी कि बात ये मखसूस है जो लोग करिए, और सबसे बड़ी बात उसमें हुकूमत का जो रोल रहा, नाकामी को वो लोग ऐसा महसूस करने लगे, वो लोग ऐसा बिफर गए नहीं। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नौजवानों को अब बहुत ज्यादा गुमराह नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा नहीं, अब बिल्कुल गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, अब तक हम जो डिपेंड हुआ करते थे मीडिया पर डिपेंड हुआ करते थे, जो टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं, जो अखबार में पढ़ाया जा रहा है, हम उस पर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिलखुसूस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, एक नई जहनसाजी हुई है, और इससे इसका जो असर है, इंस्टेंट रिएक्शन, वो आपको देखने मिल रहा है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है, आप वीडियोस देखिए, फोटोज देखिए, जो सूरत हाल हुई है, 19 हलाकतों और 400 जख्मियों के साथ एक मुल्क की हुकूमत का तख्ता पलटा जाना। उस मुल्क के पास ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी अपनी फौज है, उसकी अपनी कहीं पे भी किसी भी मुल्क में देखे शहरी होता है, फौजी ताकत के सामने हर शहरी बेबस नजर आता है, मगर यहाँ पे नौजवान बेबस नहीं है। वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सवाल किया है, एहतजाज को 19 हलाकतों पर सवाल किया है यूनाइटेड नेशन ने। क्यों? क्योंकि अवामी ताकत, अवाम की मंशा, उनकी मर्जी के खिलाफ। एक मिसरा किसी शायर ने खूब कहा, नखार ज़बान खल्क को नखार खुदा समझो। तो ज़बान खल्क जो कह रही है उसे समझने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन 19 लोगों की शहादत पर सवाल कर रहा है, नेपाल में अवामी मूवमेंट बन चुका है, उस पर सवाल हो रहा है। इसी तरह से ये मूवमेंट गाजा नहीं पहुंच पाया, गाजा पे होने वाले अलग, बिल्कुल उसको एक अलग अंदाज में उसको देखा जाता है। तो इसके लिए जो है, यहाँ जब हुकूमतों के खिलाफ बगावत होती है तो इसी तरह से हुकूमतों के तख्ते पलटे जाते हैं। मैं समझता हूं कि हबीब फैज अहमद फैज की नज़म है, जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। वो हम देखेंगे मुहिम हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी थी CAA NRC के टाइम पर, लेकिन उस मुहिम को कुचला गया, बल्कि उस मुहिम में शामिल लोगों को आज भी जेल में रखा गया है। अगर ये मुहिम फिर से जोर पकड़ती है तो यहाँ ये चीज हुई कि यहाँ पर हुकूमत ने एक काम किया कि फौरी NRC को लागू करने के बजाय उसको टालती रही। अगर पिछले दरवाजे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बहुत आहिस्ते से, बहुत वो डिप्लोमेटिक अंदाज में आगे बढ़ाने की अंदाज में सिंप्लीफाई करके पेश किया जा रहा है। मगर अब जो सूरत हाल है, देखिए आपके पड़ोसी ममालिक हैं जी, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, श्रीलंका से पहले पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के बाद बांग्लादेश के बाद अब नेपाल, जिनसे आप घिरे हुए हैं, बिल्कुल जिनसे हिंदुस्तान घिरा हुआ है, उन ममालिक में ये हालात पैदा होंगे। तो जो पड़ोसी के घर में अगर बर्तन बजते हैं तो आवाज हमारे घरों में भी पहुंचती है। इस बात को जहन में रखना चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि वो हर उस हकीकत को अवाम के सामने लाए जो लाई जा सकती है। इन इनकलाबात को, इन तहरीकात को हम एक और पहलू में देख सकते हैं। हम उस मौजू पे कभी और बात करेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर केस में तो ये हुकूमतों के जो नए हर मुख्तलिफ मुकामात पे और मुख्तलिफ अंदाज की हुकूमतों को जो गिराया गया,
इस पर हम एक अलग महफिल में गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा मुलाकात करते हैं दूसरे मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।